दोस्तों, आज हम जो है एक ऐसे अहम टॉपिक पे बात करेंगे जो बज़ाहिर तो आपको लगेगा कि ये सियासी टॉपिक है, लेकिन हम उसकी सियासी पहलू को नहीं डिस्कस करेंगे। हम उसके एक वकील की हैसियत से उसके कानूनी पहलुओं पर बात करेंगे और एक आम शहरी के के लिहाज से उस पर थोड़ा बहुत अपना तबसरा करेंगे। और वो टॉपिक है 9 मई, हकाइक और कानून की रोशनी में। 9 मई अब एक ऐसा वाक़या बन गया है कि जो पाकिस्तान की तारीख़ में एक अनोखा वाक़या है, बहुत ही अनोखा वाक़या है। अब मेरी उम्र 64 साल हो गई है और मुझे याद पड़ता है कि जब मैं 7-8 साल का 9 साल का था तो तब बचपन में उस वक्त जो एक सियासी तहरीकें और पीपल्स पार्टी की जो एक इब्तदाई शक्ल थी तो उसको हमने देखा। अयूब खान के दौर को देखा, उसकी सख्तियों को देखा, फिर ज़ियाउल हक साहब के मार्शाल्लाह को देखा, मुशर्रफ के मार्शाल्लाह को देखा। तो वो एक जो सारा एक सियासी बैकग्राउंड है और एक जो वकालत का बैकग्राउंड है, तो मैंने सोचा कि इसको एक कानून की नज़र से, एक वकील की नज़र से और एक आम शहरी की नज़र से हम इसको देखते हैं। तो इसका पहला तो इसका जो हिस्सा आएगा, हमने इसको मुख्तलिफ जो है वो कैटेगरीज में किया है कि ये वाक़या क्यों पेश आया, 9 मई का वाक़या क्यों पेश आया, उसके पीछे मुहर्रिकात क्या थे, उसके पीछे प्लानिंग थी तो किन लोगों की थी, और उसको फिर उसके सियासी पहलू क्या थे, और उसके फिर बाद में उसकी क्या असरात पाकिस्तान की सियासत पे पड़े। उसके दोनों फ्री कैम, एक जो ट्रैप हुआ और एक जो इसमें इस्तेमाल हुआ, और ट्रैप करने वाले और ट्रैप होने वालों के क्या मौकिफ रहे, उनके क्या मकासद थे दोनों के। कोई तो मकसद था ना, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो कोई भी वाकया यूं तो नहीं हो जाता, उसके पीछे मकासद होते हैं, उसके पीछे मुहर्रिकात होते हैं, वजूहात होती हैं, तब हादसे यकदम नहीं होते। वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसे यकदम नहीं होते। तो उसके बाद कि हम इसका देखेंगे कि इस सारे वाक़यों को लेके फौज का 2 हिस्से हैं, एक रिटायर्ड फौजी हैं और एक जो सर्विंग फौजी हैं। फिर उन दोनों के अंदर भी मजीद आगे 2 कैटेगरीज हैं, एक अफसरान हैं और एक सिपाही लेवल के लोग हैं। इसी तरह जो रिटायर्ड हैं उसमें भी एक अफसरान बाला है और एक दरमियानी अफसरान है और एक नीचे सिपाही। उसके बाद पीटीआई का इसमें क्या रोल था और किस हद तक उसकी शऊरी इसमें इन्वॉल्वमेंट थी और किस हद तक उनको ट्रैप किया गया। उसके बाद कि फिर अभी लेटेस्ट इसको जो 1 साल मुकम्मल होने पर जो आर्मी की तरफ से उनका जो पब्लिक रिलेशनिंग का जो है, उनकी तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई इस वाक़े के मुतालिक, उसके क्या सियासी और कानूनी पहलू हैं। तो हम आते हैं पहले कि ये वाक़या क्यों शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ। ये वाक़या शुरू हुआ इमरान खान की गिरफ्तारी से। इमरान खान की गिरफ्तारी का मंसूबा कहीं बना, उसका फैसला, चले मंसूबा नहीं कहते, कहीं उसकी गिरफ्तारी का कहीं फैसला हुआ कि उसको गिरफ्तार करना है। तो गिरफ्तार करने वाले अगर ये कहीं फैसला हुआ तो वो कोई आम सिपाही तो नहीं थे, या वो कोई आम रेंजर्स ने खुद से तो जाके ये नहीं कर दिया, कहीं से तो अहकामात सादिर हुए थे। तो जिन्होंने अहकामात सादिर किए थे उन्होंने तो कुछ सोच के ही ये फैसला किया होगा, या उन्होंने इस पहलुओं पे भी सोचा होगा कि गिरफ्तार करने से क्या रिएक्शन आएगा, किस हद तक रिएक्शन आएगा और क्यों रिएक्शन आएगा, और फिर उस रद्दे अमल को कैसे कंट्रोल किया जाएगा या कैसे ट्रैप किया जाएगा। तो अभी तो इसका ये भी अभी बात सामने नहीं आई, और बेहतर होगा, पाकिस्तान की फौज के लिए भी बेहतर होगा और पाकिस्तान की सियासत के लिए भी बेहतर होगा, पाकिस्तान की अदालतों के लिए भी बेहतर होगा कि इस पे एक जुडिशियल इंक्वायरी की जाए कि ये वाकया क्यों पेश आया,
इसके पीछे कोई मंसूबाबंदी थी, इसके पीछे कोई लोगों के मुफादात थे, लोगों की कोई बदनीयती थी, क्या उनके मकासद थे तो जिन्होंने ये किया, और जो लोग ट्रैप हुए या ट्रैप होने वाले इस प्लानिंग का हिस्सा थे। क्योंकि ये इसको अगर इसके बाद के इवेंट से जोड़ा जाए तो फिर ये पूरी की पूरी प्लानिंग नजर आती है कि खुद ब खुद नहीं हुआ, क्योंकि इसके बाद के जो वाकयात हुए हैं वो यकदम नहीं हुए, उसके पीछे पूरी प्लानिंग जो है नजर आती है। तो इसका मतलब है कि इसके बाद के जो वाकयात हुए, जिसमें पूरे पाकिस्तान में आर्मी की मुख्तलिफ तनसीबात पे हमला किया गया, GHQ पे हमला किया गया, कोर कमांडर हाउस लाहौर में हमला किया गया, तो वो जो कुछ हुआ वो एक आम सियासी समझबूझ रखने वाला बंदा, एक आम शहरी भी समझ सकता है कि उसके पीछे पूरी प्लानिंग का हिस्सा है। वजह आप आजकल देख लीजिए, आम हालात में देख लीजिए, आप किसी कैंट के इलाके से गुजरते हैं, वहां पर एक MP का सिपाही खड़ा होता है, सिर्फ एक MP का सिपाही खड़ा होता है चेक पोस्ट पे, और वो किस डिसिप्लिन के साथ बड़ी से बड़ी गाड़ियों को कितने जो है वो रूटीन से एक एक गाड़ी को रुकने दे रहा है। मजाल है कि किसी की वहां पर बोलने की या कोई बदतमीजी की जरूरत हो, और कोई अगर मम्मी डैडी लोग बच्चे जो है अगर वहां पर जरा से भी हैंकी पैंकी करें, उनको वहीं से उठा के ले जाके और अच्छा खासा उनको सबक सिखाया जाता है। तो अगर एक सिपाही एक आम सी चेक पोस्ट जो के कैंट के अंदर से गुजर रही है, उससे कोसों दूर है आर्मी हाउस या कोर कमांडर हाउस, तो वहां पर इतना डिसिप्लिन, इतनी सख्ती है गुजरने की कि शनाख्ती कार्ड दिखाएं, आपका शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो गया है, चलें दूसरी लाइन में जाएं। तो फिर किसने इजाजत दे दी कि कोर कमांडर तक ये जुलूस पहुंच भी जाए, वहां के अंदर दाखिल भी हो जाए, और वहां पर इतने बड़े पैमाने पे तबाही भी मचाए, और पूरे पाकिस्तान GHQ के गेट पे पहुंच जाए? जिन्होंने वहां पर पहरा देना था, जिन्होंने वहां की हिफाजत करनी थी, वो क्यों सोए हुए थे या सुला दिए गए थे? तो अगर इन वाकयात में प्लानिंग का अंसर और सोची समझी उसका हिस्सा नजर आता है, तो फिर ये सोची समझी स्कीम किसकी थी? क्या PTI की थी, या PTI को किसी ने ये पूरा मंसूबा बना के दिया था कि आप इसको कामयाब करें, और उसकी कामयाबी के नतीजे में क्या होना था? उसकी कामयाबी के नतीजे में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान में मौजूद नहीं था। तो अगर हम इसको मिलाएं मुशर्रफ के वाकये से, तो उस वक्त सारी प्लानिंग हुकूमत ने की थी, वो वज़ीर आज़म के नोटिस में थी, उनके हुक्म से हुई कि मुशर्रफ के तैयारे को पाकिस्तान में नहीं उतरने देना। वो एक हुकूमत की प्लानिंग थी, हुकूमत का फैसला था, लेकिन उसको नाकाम किया गया 2 या 3 उस वक्त के जो कोर कमांडर्स थे, और कोर कमांडर पिंडी या बाकी, उन्होंने उसको नाकाम किया। तो इसी तरह अगर ये प्लानिंग के तहत सब जगहों पे हमले हुए, उनको फैसिलिटेट किया गया, इतनी आसान काम नहीं है, ये पुलिस की वर्किंग नहीं है कि जी आपने जो है वो फलान जगह पे आपने पहरा दिया, फलान जायदाद का आपने, मार्केट का आपने हिफाजत करनी है, तो थोड़े से बंदे आगे पीछे कर दो। नहीं, ये एक डिसिप्लिन फोर्स के अंदर हुआ। कोर कमांडर हाउस बहुत बड़ी चीज है, और उससे भी बड़े लेवल पे जाएं तो GHQ बहुत बड़ी चीज है। तो किसने ये किया? तो ये तो जुडिशियल इंक्वायरी के बाद अगर वो छप गई हमीदुर रहमान कमीशन की तरह, आज तक अगर वो हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट नहीं छपी, तो अगर इस तरह इंक्वायरी होनी है तो नहीं, अगर ये हो जाए तो आने वाली हुकूमतों के लिए भी ये एक बहुत अच्छी बात होगी। चलें वापस आते हैं। गिरफ्तारी का तरीकेकार गलत था। हाई कोर्ट के प्रेमिसेस के अंदर से गिरफ्तार करना गलत था। कानून कहता है, अदालती नज़ायर हैं कि अगर कोई बंदा दाद रसी के लिए जा भी रहा है कि जी मैंने प्री अरेस्ट बेल करवानी है, और वो पुलिस अफसरान को बता देता है कि मेरी बेल पिटीशन वकील ने तैयार कर ली है और वो बेल पिटीशन दायर करना चाहता है, तो पुलिस कानून का मंशा है कि उसको मौका दिया जाए। चे जाए के तो इस पर तो बड़ी स्पेसिफिक केस लॉ है
कि अगर कोई बंदा हाई कोर्ट के अहाते के अंदर दाखिल हो जाता है कि मैंने बेल करवानी है, और अगर कोई बंदा जिला कचहरी के अंदर दाखिल हो जाता है कि मैं बेल कराने आया हूं, तो उसको पुलिस जिला कचहरी के अंदर से या हाई कोर्ट के प्रेमिसेस के अंदर से गिरफ्तार नहीं कर सकता। लेकिन आज के दौर में अजीब तमाशा है, अभी परसों हाई कोर्ट के अंदर से प्राइवेट मुद्दाइयों के बंदों ने प्रियरस बेल खारिज हुई, बंदे को पकड़ लिया, उसके कपड़े फाड़ दिए, ऊपर से तफ्तीशी अफसर आ गया, अंदर से पकड़ के हथकड़ी लगाने लगा। वकील इकट्ठे हो गए कि हाई कोर्ट के अंदर से आप नहीं गिरफ्तार कर सकते, ये जब हाई कोर्ट के प्रेमिसेस से बाहर निकलेगा फिर आप गिरफ्तार कीजिएगा। लेकिन कौन पूछता है? रेंजर्स ने गिरफ्तार किया, हाई कोर्ट के अहाते के अंदर, हाई कोर्ट के दफ्तर के अंदर, डायरी ब्रांच से आपने उसको गिरफ्तार किया। तो ये गिरफ्तारी का अमल को इतना संगीन और इतना गैर कानूनी, जो बाद में हाई कोर्ट ने डिक्लेयर भी किया, इतना संगीन बनाया गया कि इस पे रद्द अमल भी संगीन आए। तो देखना एक ये भी बात है कि गिरफ्तारी का फैसला किन्होंने किया था, क्यों किया था, कैसे किया था, उनके क्या मकासद थे, या वो पूरी प्लानिंग का स्टार्ट था कि इस तरीके से उनको कहा गया कि इस तरीके से अपनी गिरफ्तारी करनी है ताकि आगे के इवेंट्स जो हैं उसके मुताबिक आए। उसके बाद उसका रद्द अमल तो आना था। तो जिन्होंने गिरफ्तारी का फैसला किया तो उन्होंने रद्द अमल को, अगर तो ये जेन्युइन ऑर्डर होता तो फिर तो उनको जरूर रद्द अमल का भी अंदाजा होता कि हम कहां से गिरफ्तारी करने जा रहे हैं। भाई वहां से निकलना तो था उन्होंने, तो आप कहीं रास्ते में कहीं भी किसी जगह भी बनी गाला कोई और जगह से गिरफ्तार कर सकते थे। मुझे 1000 इख्तलाफात हैं पीटीआई की सियासत से, ये मैं प्रो पीटीआई ये व्लॉग नहीं कर रहा, मैं बतौर एक वकील इसके कानूनी पहलुओं का जायजा ले रहा हूं। आज अगर एक जमात के साथ ये हुआ तो कल को किसी और जमात के साथ भी हो सकता है। तो फिर उसके बाद रद्द अमल के लिए अब यहां पर आ जाती है कि इसका जो रद्द अमल था वो इतनी प्लानिंग के साथ किया गया, इतनी प्लानिंग के साथ किया गया कि ये पीटीआई इस रद्द अमल का और इस प्लानिंग का हिस्सा थी, या पीटीआई के हाई कमांड, हाई लेवल के जो लीडरान थे उनको इस सारी प्लानिंग का पता था कि ये गिरफ्तारी होनी है और हमने उसके मुकाबले में ये रद्द अमल इतना शदीद करना है। और वही हुआ, जितनी भी वीडियोस रिकॉर्ड होके आई हैं उसमें यही हुआ कि सारों को ये दे दिया गया था कमांड कि आपने इतने लोगों को लेके वहां जाना है, अपने इतने लोगों को लेके वहां जाना है। तो उनको साथ ये भी तो बता दिया गया था कि चले जाइएगा, आपको रास्ते में कोई नहीं रोकेगा, और खूब तमाशा बनाइएगा, खूब रद्द अमल कीजिएगा। उस सारे के पीछे जो मैंने एंड पे आखिर में बात करनी है उसका हवाला यहां दे देता हूं कि उस सारे पीछे के उसके पीछे जो है वो एक प्लानिंग थी, चेंज ऑफ कमांड। उस वक्त जो नजर आ रहा है, गैब का इल्म अल्लाह को पता है या उन प्लानिंग वालों को पता है, कि उसका नतीजा था कि इतना प्रेशर डाला जाए, इतनी तोड़ फोड़, इतना हंगामा किया जाए कि फिर कहा जाए कि आर्मी चीफ को कि सर हालात बहुत खराब हैं, प्लीज। तो ये जो है वो मैंने एक बड़ा मशहूर जुमला सुना था एक रिटायर्ड फौजी के मुंह से कि सर यू आर नॉट अबव द, क्या कहना चाहिए, इदारे से आप बालातर नहीं है सर, हमने इदारा इतने हालात हो गए हैं खराब, तो सर इदारे का तकाजा ये है। असल जो ये तमाम मैं जो बातें कर रहा हूं, ये जितने मैंने अब तक व्लॉग इस पूरे 1 साल में इस इशू से मुतल्लिक सुने हैं, मैं उनके हवाले से ये अपनी बातें कर रहा हूं, मैं अपना मौकिफ नहीं दे रहा, क्योंकि तज्जिया जब करना होता है तो आपको हालात और वाकयात और कानूनी तनाजुर, सियासी प्लान, तो ये कहते हैं कि उसका ये था। लेकिन जितनी प्लानिंग हुई, गिरफ्तारी जिस प्लानिंग के तहत की गई, उसका रद्द अमल जिस प्लानिंग के तहत आया, उससे यह सब पता चलता है कि इसका कोई ना कोई मकसद था। तो मकासद तो आप फोर्स ही कर सकते हो ना, कि पॉसिबिलिटीज में आप तलाश करते हो ना तज्जिए में कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो वो एक ग्रेटर गेम का हिस्सा था कि इतना शदीद रद्द अमल आएगा तो उस रद्द अमल के नतीजे में कहा जाएगा। जैसे एक दफा किसी एक वजीर आजम कुंता के साथ आपके खिलाफ इतना शदीद जो है हंगामे शुरू हो गए हैं, तो
जुल्फकार अली भुट्टो को भी कहा गया जब पीएनए की तहरीक चली गई कि वजीर आजम आपके खिलाफ बहुत ज्यादा, आपके खिलाफ जो है वो रिएक्शन आ रहा है, आप इस्तीफा दे दें। बहरहाल उसके बाद हम आते हैं कि ये सब कुछ अगर किसी एक एजेंसी की या दो एजेंसियों की अगर ये सारी प्लानिंग थी या उनको पता था, तो बाकी की 26 एजेंसीज हैं पाकिस्तान में जो ये मुख्तलिफ वाकयात की जो है वो रिपोर्टें लेती हैं। तो सारी एजेंसीज कहाँ थी? क्या उनको ये सब चीज का पता था? अगर पता था तो हुकूमती लेवल पे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया, बताया क्यों नहीं गया, इसका तदारक क्यों नहीं किया गया? और अगर मेन जो है ऊपर की 4-5 एजेंसियों के देखा जाए तो उन्होंने इसका तदारक क्यों नहीं किया? हाई अप्स के ये नॉलेज में क्यों नहीं लाया गया? या वो भी इस प्लानिंग का हिस्सा थे, या उन्होंने इसको दरगुजर या इसको इस पे से नजर हटा के रखी कि ठीक है होने दो, या उनको कहा गया था कि आप इसमें दखल ना दें, या उनके बस में नहीं था। ये तो हो नहीं सकता कि पाकिस्तान की इतनी जो आलमी लेवल में मानी जाती हैं एजेंसियां, और उनको इस सारे बात का पता नहीं था कि क्या होने जाएगा, गिरफ्तारी क्यों हो रही है और उसके रद्द अमल में क्या प्लानिंग की गई है पीटीआई। तो हम इसके आते हैं कि कानून की रोशनी में हमने देख लिया कि गिरफ्तारी गलत तरीके से कराई गई, उसका रिएक्शन भी बड़ा शदीद आया, और उसके बाद उसका जो रद्द अमल था तो वो आया। सियासी पहलू इसका यह है कि अगर आज आने वाले वक्त में इसका तदारुक ना किया गया तो दूसरी जमातों के साथ भी ये वकूआ हो सकता है, वो भी ट्रैप हो सकते हैं, या वो भी इस किस्म की अगर ट्रैप नहीं भी हुए तो उनको सब पता था तो वो भी इस किस्म की प्लानिंग का मंसूबा बना सकते हैं। इससे सियासी अमल मुतासिर होगा। सियासी अमल अवाम के साथ होता है, इस किस्म की प्लानिंग नहीं कहता अपने ही मुल्क की तंसीबात पे हमला कर दिया जाए, अपने ही मुल्क में इस लेवल पे जो है वो तखरीबकारी को या हंगामा आराई को बढ़ाया जाए कि जो है वो हेड ऑफ द इदारा जो है वो इस्तीफा देने पे या अपना ओहदा छोड़ने पे तैयार हो जाए। तो फिर उसके बाद क्या ट्रैप किया गया या ट्रैप हो गई? ट्रैप किया भी गया और पीटीआई की लीडरशिप ट्रैप हुई भी, और वो उस प्लानिंग का हिस्सा थी। हाई अप्स, मैं वर्कर्स की बात नहीं करता, वर्कर्स बेचारों को तो पता ही कुछ नहीं होता उसकी। मैं हम अपनी मिसाल देता हूं, वकला तहरीक में हम पूरे पाकिस्तान के वकील जो है वो इस्तेमाल हुए, ओहदेदार इस्तेमाल हुए, जो हाई अप्स के 8-10 या 15 जो हाई अप्स के लीडर थे पाकिस्तान लेवल के, सिर्फ उनको प्लानिंग का पता था कि क्या होना है और क्या करना है। और फिर आगे वकला को तो सिर्फ यह कह दिया जाता था कि आपने सुबह इकट्ठे होना है और जुलूस आज इस्लामाबाद जाएगा, आज माल रोड पे हम जो है वो करेंगे, आज हमने पूरा मुकाबला करना है, आज ये करना है। तो वर्कर्स तो इस्तेमाल होते हैं, वर्कर्स को इलाके के जो हाई अप्स कमांड थी 15-20 50 ज्यादा से ज्यादा आप कर लें कि 50 लेवल के बंदे थे जिनको ये पता था कि क्या होना है और क्या करना है, सबको पता था। लेकिन ट्रैप हुए कि अगर आप इस सब के नतीजे में आप कामयाब हो गए तो हमारी पसंद का या हमारे मतलब का बंदा आ जाएगा, फिर उसके बाद सत्य खैर। तो ये सब पीछे थी, क्यों कि इस सब हंगामा राय की देखा जाएगा, हमारे कानून की इस्तिलाह होती है कि भाई ये जो फ्रॉड हुआ, ये सब कुछ हुआ, इसका बेनिफिशियरी कौन था, ये पैसा किसको जाना था, या ये मुफाद जदाद का किसको मिलना था। तो जो बेनिफिशियरी था तो उसी ने ये सारी प्लानिंग की है। तो इस सारी प्लानिंग अगर कामयाब हो जाती तो उसका बेनिफिशियरी कौन था? पीटीआई थी। उसका बेनिफिशियरी कौन था? जो पीटीआई के हमायत याफ्ता लोग थे जो बनना चाहते थे, और तो कोई भी नहीं। हुकूमत तो इसकी बेनिफिशियरी हो ही नहीं सकती थी। या अगर इसका दूसरा व्यू दे दिया जाए कि पीटीआई को ट्रैप किया गया, उनको इसमें फंसाया गया, तो फिर इसका मतलब है कि हुकूमत ने यह कोशिश की कि इस तरीके का काम करें कि ये लोग इसमें ट्रैप हो जाएं। तो तब भी तो पीटीआई की हाई कमांड को सोचना चाहिए था कि हम जो ये इस प्लानिंग का हिस्सा बनने जा रहे हैं, तोड़ फोड़ हंगामा राई का, इस सिलसिले में
हमारे साथ क्या हो सकता है, हमारी जमात को क्या नुकसान पहुंच सकता है। आम वर्कर को तो बेचारे को इतनी समझ सियासी सूझबूझ नहीं, लेकिन लीडरों को तो सोचना चाहिए था। उसमें से सिर्फ एक लीडर का अभी तक जो है वो वीडियोस पे चल रहा है कि वो चीख चीख के कह रहा है कि नहीं, आर्मी हाउस के अंदर नहीं दाखिल होना, कोर कमांडर हाउस के अंदर दाखिल नहीं होना, हमने सिर्फ एहतजाज करना है, हमने ये तोड़ फोड़ नहीं करनी। उसके अलावा तो बाकी सब की वीडियोस है, कर दो, तबाह कर दो, पहुंच जाओ, ये हो गया, वहां पहुंच गए। बहरहाल अब उसके बाद हम मकासद ने बता दिए। उसके बाद अहम टॉपिक, हमने भी बचपन से सियासी जो है वो जदोजहद देखी है, बहुत पाकिस्तान में होती। इस वक्त जितने शदीद इख्तलाफात सर्विंग आर्मी और रिटायर्ड आर्मी अफसरान के दरमियान है, इससे पहले नहीं थे। इख्तलाफात होते थे, इतना पब्लिकली नहीं आते थे, सोशल मीडिया पे डिस्कस नहीं होते थे। अब उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिल गया है इख्तलाफात वालों को इकट्ठे होने का, सोशल मीडिया और पीटीआई। तो अब प्रो पीटीआई और अगेंस्ट पीटीआई, ये दो ग्रुप्स हर जगह मौजूद हैं, अवाम में भी, सर्विंग आर्मी में भी, और रिटायर्ड आर्मी अफसरान और रिटायर्ड आर्मी के अंदर भी, और बड़े शदीद हैं। एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट और एस्टेब्लिशमेंट के अंदर अब दो ग्रुप हैं, सीएनसी व आर्मी और इख्तलाफ वाले। और उसका वाज़ेह सबूत है मंगला कोर कमांडर का इस्तीफा और लाहौर के कोर कमांडर 9 मई के सिलसिले में। इसके अलावा क्या ये दो ही होंगे? इसके अलावा अदलिया में भी बड़ी तकसीम है, उसमें भी बहुत बयानात आ रहे हैं, हम उस पर एक अलग वीडियो करेंगे। तो फौज के अंदर शदीद इख्तलाफात हैं। पहले ये इख्तलाफात अंदर ही होते थे, अब ये खुल के अवाम के अंदर आ गए हैं, सोशल मीडिया पे डिस्कस हो रहे हैं, जो नहीं होने चाहिए थे। आर्मी को जब सियासत में आप अपने उससे हट के जब आप दूसरे फील्ड में खेलेंगे तो ये फिर रिएक्शंस आएंगे। उसके बाद पीटीआई के मैंने जिक्र कर दिया कि पीटीआई के हाई कमांड के लीडरों को इस सारी प्लानिंग का पता था, लेकिन वो उस पे उन्होंने किया कि अगर यह कामयाब हो गया 9 मई का वाकया, तो उसके नतीजे में जो रिजल्ट्स आने थे वो पीटीआई के लीडरान को था कि वो हमारे हक में होंगे और हम इसमें हो जाए। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकी सारी बातें ठीक, लेकिन आर्मी जो है, क्या आर्मी का पब्लिक रिलेशनिंग जो है वो ये एसपीआर ये कह सकता है किसी सियासी जमात को कि आप हमसे सदके दिल से आप माफी मांगे? ये उनका मैंडेट नहीं है, ये तो अदालत का भी मैंडेट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी किसी सियासी जमात को नहीं कह सकती कि आप माफी मांगे। ये तो माफी उनसे अगर सियासी जमात से मंगवाएगी तो अवाम, वो भी अपने वोट के हक से। और इसी पे आप देखिए कि कितने सख्त बयान आ रहे हैं कि हम तो अपने बाप से भी माफी नहीं मांगते। दूसरी तरफ से बयान आ रहे हैं, वो इंग्लैंड में एक वीलॉगर साहब में है, वो अनीक नाजी साहब, उन्होंने कहा तुम्हारा तो बाप भी मांगेगा माफी। तो ये माफी मंगवाना जो है ये नहीं, कोई जुर्म हुआ है तो उसकी सजा दें। माफी मंगवाने और सियासी जमात से, इतनी बड़ी जमात से आप माफी का, ये तो उनकी अपनी सियासी जमात के अंदर डिस्कशन चलने दें। वो खुद अपनी जमात का एहतसाब करेंगे कि आप इस प्लानिंग में ट्रैप क्यों हुए। अवाम का ये अख्तियार है कि वो अपने वोट के जरिए जितना आपने दबाया इलेक्शन में उसका नतीजा देख लिया, जितने आपने खिलाफ फैसले किए। मुझे 1000 इख्तलाफ है पीटीआई की सियासत से, लेकिन आप किसी भी जमात को कानून और आइन से हट के तो नहीं डील कर सकते। जब एक किसी भी जमात से माफी मंगवाने का हक सुप्रीम कोर्ट को नहीं है, कानून ने नहीं दिया, तो फिर कैसे कह सकते हैं। लेकिन इस वक्त क्योंकि वो है, तो मैं ये चाहूंगा कि इस वीडियो के तनाजुर में आप कमेंट्स बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। मैंने बहुत मोहतात अल्फाज में आज की वीडियो को 9 मई के कानूनी और सियासी पहलुओं को डिस्कस किया है। मैंने किसी जमात का प्रस्तार बन के ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं की, और इसका जब लोगों का आएगा फीडबैक तो इसके मजीद पहलुओं को हम तफसील से उजागर करेंगे कि क्यों, क्या होना चाहिए, क्या सियासी जमातों को इस लेवल तक जाना चाहिए जिस लेवल तक जो है वो धरना फैजाबाद का गया था। क्या सियासी जमातों को और उनके वर्करों को ये मुनासिब है उनके लिए कि वो अपने ही मुल्क की
दिफाई तनसीबात पे हमले करें और इस किस्म का माहौल बनाएं और किसी ऐसे ग्रुप के हाथों इस्तेमाल हो कि जो अपने मकासद हासिल करने के लिए मुल्क के आला तरीन फौजी हुकाम को मजबूर करें कि वो इस हंगामा राई के नतीजे में अपनी कमांड छोड़ दें या उनके मतलब के फैसले करें, उनके मुतालबात मान लें। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।